नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ नई बातें रखना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी का उभार हुआ है, वो सफल हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरह की बातें की जा रही हैं और इसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। मैं एक तीसरी वजह आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी चेतन भगत तो भाई अंग्रेजी के चर्चित लेखक हैं, उपन्यासकार हैं और वो लंबे समय तक, पिछले 10 साल तक वो राहुल गांधी के आलोचक रहे हैं और 2013 में, 12, 13, 14 में तो वो कटु आलोचक रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद रहे हैं। अब जाके चेतन भगत भी अब राहुल गांधी का उभार देख रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी में क्यों ये वो बदलाव दिख रहा है और क्यों उनकी वो सफल दिख रहे हैं, उनका उभार किस वजह से हुआ, ये बता रहे हैं। दो कारण आम तौर से बता रहे हैं। चेतन भगत ने भी दो कारण बताए हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद को इवॉल्व किया है, खुद को एक नए अवतार के रूप में वो सामने ले आए हैं, खुद को उन्होंने बदला है। ये एक तर्क है। खास करके कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो जो यात्रा उन्होंने की, उससे उन्होंने अपने को बदला। गरीबों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों के मुद्दे उठाना और वो पूरा जो चले पैदल, तो ये उनमें एक बदलाव लाया। तो ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने खुद को बदला। और दूसरी बात जो कह रहे हैं राहुल गांधी के उभार के पीछे, वो कह रहे हैं कुछ लोग कि इसमें राहुल से ज़्यादा मोदी का कारण है। मोदी ने मौका दिया है, मोदी की विफलता राहुल गांधी की सफलता का कारण है, ये बताया जा रहा है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश को देने के लिए कुछ भी नया नहीं है। उनके पास आइडिया का सूखा पड़ गया है, उनके पास अब कोई नया आइडिया नहीं है। वही मंगलसूत्र, वही हिंदू मुस्लिम, वही पाकिस्तान, उसी तरह की कुछ बातें वो कर रहे हैं लगातार। और जो ठोस समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको उन्होंने दूर नहीं किया। शुरू में बातें तो बहुत की उन्होंने कि अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, काला धन आ जाएगा, उल्टा इनकम टैक्स देने वालों को उल्टा सरकार पैसा देगी। बहुत तरह की बातें थी, अच्छे दिन के और क्या क्या नई बातें थी। तो वो सारा चीज़ करने में वो विफल रहे, प्रधानमंत्री मोदी विफल रहे और उनके पास अब कोई नया चीज़ नहीं है देश को आगे ले जाने के लिए। कोई नया विज़न नहीं है, देश को आगे ले जाते हुए वे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये दो वजह बताई जा रही है, राहुल का खुद को बदलना और प्रधानमंत्री मोदी की विफलता। मैं तीसरी बात जो करना चाह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी का जो ये उभार है, राहुल गांधी में जो बदलाव लोग देख रहे हैं, उसके पीछे राहुल गांधी की एक फ़कीरी है, उनके भीतर एक फ़कीरी भाव है। वो भी राहुल गांधी के उभार में महत्वपूर्ण कारण है। पहला, दूसरा, तीसरा कारण कौन है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके भीतर फ़कीरी होना। एक पुराना वीडियो मैंने बनाया था कि फ़कीरी क्या है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। राहुल गांधी जो हैं, आप देखेंगे कि जब संसद में, सदन के भीतर उनको कहा गया कि जिसकी जात का पता नहीं है वो गणना की बात करता है, इसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने मेरा इंसल्ट किया है, लेकिन उससे मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी गरीबों पिछड़ों की बात करता है उसको इंसल्ट किया गया है, मेरा भी अपमान आप कर रहे हैं, इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जाति गणना कराऊंगा। तो ये जो फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंसल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है। और सचमुच में आप देखेंगे कि उसके बाद ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे नेता होते, हमने देखा है, हमारे ही देश में हमने देखा है कि एक नेता जो है वो मंच पर रोने लगते हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे वो कहा जा रहा है, और उसको वो मुद्दा बना देते हैं। लेकिन जब से सदन में इंसल्ट किया गया राहुल गांधी का, जात, जिसकी जात का पता नहीं, ये गाली है कि मैंने उसके ख़ानदान का पता नहीं है, बाप का पता नहीं है, तो इस गाली के बावजूद राहुल गांधी, आप देखिए, उसके बाद वो वायनाड जा रहे हैं, वो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, मोची से मिल रहे हैं, वो जो अपना काम है वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जो इंसल्ट किया गया, उनके बाप पर सवाल खड़ा किया गया, इसको लेके ही वो मुद्दा बना दें और धरना देने लगें और रोने लगें, यही उनके लिए बड़ी बात हो जाए। नहीं, वो ये छोड़ दिया उन्होंने
और वो अपने काम में लग गए हैं। तो ये जो भाव है, इंसल्ट में भी इंसल्ट महसूस नहीं करना, अपमान में भी अपमान महसूस नहीं करना, यही है फ़कीरी। चीन के एक प्राचीन चीन में, पुराने ज़माने में, वहाँ एक दार्शनिक थे, संत थे, या फ़कीर भी आप कह सकते हैं। वो थे लाओ त्से। लाओ त्से जो हैं वो दुनिया में सबसे अलग तरह के संत हैं, फिलॉसफर हैं। वो पूरी दुनिया, हम देखते हैं कि दुनिया हर चीज़ को दो में बांट के देखती है। सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है, साधु है तो असाधु है, तो स्वर्ग है तो नरक है, तो रास्ता है तो मंजिल है, कदम है तो मंजिल है। तो हर चीज़ को हम दो में बांट करके देखते हैं। ये संसार का नियम है। यहाँ तक कि भारत में जो द्वैतवादी हैं, वो जो अद्वैतवादी हैं वो भी असल में दो में देखते हैं चीज़ों को। कैसे? आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अद्वैत मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि संसार नहीं है, संसार माया है, संसार बेकार है। लेकिन आपने संसार को तो मान लिया, अब संसार को खारिज करने में आप पूरा वक्त दे रहे हैं। तो ओशो का इस पर बहुत अच्छा प्रवचन है, आप मिले तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी और गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो वो रिटन में भी मिल जाएगा आपको। तो लाओ त्से जो हैं वो दो में नहीं बांटते हैं, चीज़ों को दो में नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि पहला कदम और मंजिल एक ही है, अंधेरा और प्रकाश दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही है। सुख और दुख भी दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही है। एक शुरू है, एक अंत है। एक ही रस्सी के, एक ही कड़ी का कोई पहला एक सिरा है, कोई दूसरा सिरा है, बस इतने का ही फ़र्क है। लेकिन वो एक ही है, एक ही कड़ी है। उसके एक तरफ में स्वर्ग है, दूसरी तरफ में नरक है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। एक ही कड़ी में वो देखते हैं, वो बांट के नहीं देखते हैं कि दोनों दुख और सुख दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों विपरीत चीज़ें हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम में खड़ी हैं, विरोध में खड़ी हैं, ऐसा नहीं देखते। वो विरोध के बजाय दोनों को एक ही देखते हैं। तो ऐसा देखने पर जो है वो तब संसार से जो आपका दुख और तकलीफ़ और इंसल्ट जो महसूस होना है वो ख़त्म हो जाता है। तो राहुल गांधी सत्ता में रहें नहीं रहें, उनका मकान ले लिया गया और मकान फिर मिल गया, उनको जो है वो संसद सदस्यता ख़त्म कर दी गई और फिर संसद सदस्यता उनकी बहाल हो गई। तो इसमें वो बहुत फ़र्क आप राहुल गांधी में नहीं देखेंगे। उनका काम वो जैसे कर रहे हैं उसी तरह से वो करते जाते हैं। तो एक भीतर जो है, भीतर से आदमी एक स्थिर हो जाना। एक बुद्ध के एक शिष्य थे मोगलायन। तो मोगलायन ने एक बार बुद्ध से पूछा था, बुद्ध तो 40 वर्ष तक लगभग पैदल चलते रहे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो मोगलायन ने एक बार उनसे पूछा कि आप इतना पैदल चलते हैं, आप थकते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा था, उनका जवाब बड़ा रोचक और ध्यान देने वाला है। उन्होंने कहा था कि मैं चलता कहाँ हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। तो ये बात गौर करने की बात है कि आप चलते हुए भी स्थिर हैं, भीतर कहीं केंद्र में आप स्थिर हैं, तो आप थकेंगे नहीं। थकता आदमी असल में वो भी एक वो दिमाग तो उसका चलता रहता है, ये करना है, वो करना है, रेस में आदमी है, तो ये उसको थकाता है। और ऐसे वो पैदल चले तो उसको आप देखेंगे राहुल गांधी इस ज़माने में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पहुंच गए, कहाँ कोई जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये हिम्मत नहीं कर सकता है। तो वो जो पैदल चले गए, हालांकि वो कहते थे राहुल गांधी बार बार कि ये ताकत जो मुझे मिल रही है लोगों से मिल रही है, लोगों से ऊर्जा मुझे मिल रही है। तो बात भी सही है कि लोगों का जो प्यार था, लोगों से जो मिल रहे थे, उनका समर्थन था, उनके पैर में तकलीफ़ थी, लेकिन उसके बावजूद वो चलते रहे और वो थकान रुके नहीं। बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो पूरी यात्रा कर पाएंगे, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। मेरा मानना ये था कि शायद सरकार ही उनको आगे बढ़ने न दे, दिल्ली से आगे न बढ़ने दे, क्योंकि जिस तरह का समर्थन बढ़ रहा था वो उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान थी। तो राहुल गांधी थके नहीं, तो भीतर में असल में राहुल गांधी स्थिर हैं, कहीं केंद्र में राहुल अपने केंद्र में स्थिर हैं, इसीलिए वो थके नहीं।
और इसीलिए उनको इंसल्ट महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कुर्सी मिले या न मिले, सत्ता में है या विपक्ष में है, विपक्ष के नेता थे या विपक्ष के नेता नहीं थे। जब उन्होंने पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब वो तो विपक्ष के नेता भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष के नेता होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और पहले बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो खुशी में, दुख में स्थिर रहना एक व्यवस्था है। ओशो कहते हैं कि ये एक व्यवस्था है। आप कहते हैं कि दुख है तो स्थिर रहिए, शांत रहिए, लेकिन कोई नहीं कहता है कि अगर सुख है तो सुख में भी आप शांत रहिए। तो सुख में भी शांत रह जाना ये फकीरी है। तो राहुल गांधी जो हैं, दुख में तो बहुत लोग शांत रह सकते हैं, वो एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो एक उसके लिए एक कला जैसी है, वो उनको समझा दिया जाता है। लेकिन सुख में भी स्थिर रहना भीतर, ये फकीरी है। फ़कीरों को आप चलते हुए जब देखेंगे, मैं नए फ़कीरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कपड़ा तो रंगा लिए हैं लेकिन मन नहीं रंगाया है। तो पुराने जो फ़कीर हुआ करते थे, वो उनमें एक मस्ती दिखती थी। वो सारे लोग एकदम मस्ती में गाते हुए, खाने को नहीं है, भूखे हैं, लेकिन एक मस्ती दिखती थी। वो मस्ती वही फ़कीरी है। कोई भी फ़कीर जो होगा वो भीतर से मस्त होगा, वो सुख और दुख इससे ऊपर हो जाता है। तो राहुल गांधी में मेरा मानना ये है कि ये जो तीसरी वजह है, और ये बहुत पहले से उनके भीतर है, तो वो फ़कीरी वाला भाव, सत्ता से कोई मोह नहीं, सत्ता पाने के लिए कोई लालसा नहीं कि हमको सत्ता मिले। तो ये जो है उनके भीतर की फ़कीरी, उनकी सफलता की एक बड़ी वजह मैं मानता हूँ। दो कारणों के अलावा ये एक तीसरी वजह है जो आज के नेताओं में ये फ़कीरी कहीं देखने को नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए, वो तो रोने लगते हैं मंच पर, कई बार भावुक हो गए वो। तो वो, और ये राहुल गांधी को आप देखेंगे कि ऐसे चीज़ों पर उनको कोई व्यक्तिगत कोई इंसल्ट करे, उस पर वो भावुक होते नहीं दिख रहे हैं। और कोई विपक्ष के नेता बन गए तो पार्टी नहीं दे रहे हैं, बहुत खुशी नहीं मना रहे हैं। तो एक स्थिर भाव, ये फ़कीरी का भाव है। तो राहुल की सफलता में मेरा मानना ये है कि उनके भीतर एक ख़ास तरह की फ़कीरी है। आप क्या सोचते हैं, इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।